गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो आई एम बैक। बीच में तबीयत खराब हो गई थी मेरी। सो रिवीजन किया लास्ट क्लास का सबने? Yes, sir. हाँ, वर्क पावर एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चे मुझसे फ्रिक्शन चैप्टर अपलोड करने का बोल रहे थे, वो सब मैंने अपलोड किया हुआ है, एक बार यूट्यूब पे देख लिया करो, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का भी फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं पहले से, है ना। तो चेक कर लिया करो, ऐसा नहीं है कि अब इतने दिन हो गए मुझे अपलोड किए हुए अभी भी तुम्हें पता नहीं, तो एक बार देख लिया करो, सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सो वर्क पावर एनर्जी हमने शुरू किया था। वर्क की मैंने डेफिनेशन वगैरह, वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सब बताया था मैंने, ध्यान है सबको? हाँ, sir. सो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? 4% का difference, sir. एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क मींस सप्लाई ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है? वर्क इज मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। वर्क इज मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो पॉजिटिव वर्क करता है वो एनर्जी देता है, और जो नेगेटिव वर्क करता है वो एनर्जी लेता है। नेगेटिव वर्क मींस गेन ऑफ एनर्जी। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ध्यान है सबको? सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? यस, हो रहा है, ठीक है। यहां तक सबको ध्यान है पूरा? हाँ सर। तो Yes, sir. ट्यूशन करते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये अभी 2,3,4 पर रखा है, इसको यहां से 5,2,1 पर लेके गए, ए से बी तक एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया हमने। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। और जो फोर्स लगा इस पार्टिकल पर, जो फोर्स लग रहा है वो है 2i के प्लस 3j के प्लस k के, ये फोर्स लगा इस पर, और ये पार्टिकल ए से बी डिस्प्लेस हो गया। तो हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग a particle from A to B। A से B तक पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, ये बताना है। Sir, clear नहीं दिख रहा. सबको नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? हाँ सर, बहुत क्लियर. सर थोड़ा ब्लर है. क्वेश्चन समझ में आया? ए से बी एक पार्टिकल को लेके जाना है। ए के कोऑर्डिनेट है 2,3,4, बी के कोऑर्डिनेट है 5,2,1। ये फोर्स लग रहा है, हमसे पूछा फाइंड वर्क डन, कितना वर्क होगा ये बताना।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो सर। हाँ, वो सर आंसर 0 आ रहा है। चेक करते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, ये होता है ना, या फिर होता है एफ एस कोस थीटा। तो हमें थीटा तो पता नहीं है, एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल पता नहीं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ डॉट एस। तो फोर्स तो यहाँ पर गिवन है, फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये होगा ना। तो क्या लिखूंगा मैं? 5 माइनस 2 i कैप प्लस 2 माइनस 3 j कैप प्लस 1 माइनस 4 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। समझ में आया? समझ में आया? अब हमें पता है वर्क होता है f डॉट s, तो f कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। s कितना है? 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इनका, तो 2 into 3 6 प्लस 3 into माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 into माइनस 3 माइनस 3, 0 आएगा। सही है, 0 जूल। ठीक है, वर्क डन कितना आया? 0। 0 क्यों आया? क्योंकि ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कैसे लगा है? बाई चांस इस केस में परपेंडिकुलर लगा है। ठीक है, जो मैंने डेटा गिवन है इसमें वर्क डन 0 आ रहा है। समझ में आया? सर बैठा अब मत करना। हाँ लिखो। सॉरी, नो सर, वेट। देख लिया? नो सर। एक क्वेश्चन में करो। एक कार, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ए कार ऑफ मास 1000 kg traveling with speed 72 km/h brought to rest by applying brake in 10 मीटर। 10 मीटर में वो रेस्ट पर आ गई। कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन।
सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? 5/18 5/18 5/18 हुआ। वेट सर, So 2 into 10 raised to 6 joule. चेक करते हैं। देखो ये कार है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18 कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड, 20 है ना। ब्रेक लगाने से काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, इस फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, ठीक है। फाइनल स्पीड होगी 0। तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, कितना? 10 मीटर। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगल भी पता है, 180 डिग्री पे लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे लगता है ना, बट कितना लग रहा है फोर्स, ये फ्रिक्शन हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन निकाल लो पहले। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v 0 है, u 20 का स्क्वायर मतलब 400 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s 10। तो a इज इक्वल टू आ गया -400/20। तो कितना आया? -20 -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो फोर्स निकल जाएगा फ्रिक्शन का, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1000 इनटू एक्सेलरेशन है -20। तो कितना आया फोर्स?20,000 kg मीटर पर सेकंड। 20,000 न्यूटन बोल दो इसको, ये फोर्स, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है? Fs cos थीटा। तो फ्रिक्शन यहां पर क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन कितना है? -20,000 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। और cos यहां पे थीटा की जगह अगर मैं 180 लिख दूं तो ऐसे लिखूं क्या? मैं -1 ऐसे लिखूंगा क्या? यहां पे थीटा 180 आएगा या 0 आएगा? बताओ क्या आएगा? 180 आएगा। थीटा 180 आएगा। तो फिर अगर आपने थीटा या 180 लिख दिया तो यहाँ पे फोर्स को प्लस में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? वरना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। मुझे बताओ आंसर माइनस में आना चाहिए या प्लस में आना चाहिए? माइनस में। तो अब यहाँ फोर्स भी आप माइनस में लिख रहे हो, फिर cos 180 का ये भी -1 भी लिखा रहे, तो आंसर तो प्लस में आ गया, तो गलत हो गया ना। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन है? हाँ, ब्रेक एनर्जी सप्लाई करता है या एनर्जी ले लेता है? ब्रेक क्या करता है? तो नेगेटिव हुआ ना। जो वर्क पॉजिटिव करता है वो सप्लाई करता है, तो ब्रेक तो एनर्जी ले लेता है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा ना। फ्रिक्शन के थ्रू फ्रिक्शन एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है ना, रोक रहा है कार को, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है cos 180 -1, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नेगेटिव में देना है आपको।
तो 20,000 इंटू 10 इंटू -1 ऐसे लिखना है। तो कितना आएगा -2 इंटू कितनी पावर है 10⁵ जूल। ये आंसर इसका नेगेटिव में आएगा आंसर। समझ में आया? एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना बॉडी की, ये कार की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ कम हो रही है ना, रुक गई ना कार एनर्जी, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव मींस एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करना, निकाल लेना एनर्जी, और पॉजिटिव मतलब एनर्जी बढ़ा देना, दे देना। समझ में आया? हाँ लिखो। आंसर वेट थोड़ा साइड में हो जाओ। सर एंगल कितना है? 37 डिग्री। सर सरफेस स्मूथ है क्या? क्या बोल रहे हो? सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है, यस सरफेस इज स्मूथ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब फ्रिक्शन नहीं लेना। ये 2 kg का ब्लॉक है, इनिशियली ये रेस्ट पर है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये चलने लगेगा। तो 2 सेकंड में कितना वर्क डन किया इस फोर्स ने, ये हमें बताना है। सर 64 कितना? 64 चेक करते हैं। क्या बोल रही थी? 2 kg का ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो इधर लग रहा है 10 cos 37, ऊपर लग रहा है 10 sin 37, है ना? तो 10 cos 37 कितना होगा 8 न्यूटन, ये होगा 6 न्यूटन, तो इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है ना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर इस तरफ, तो जो भी वर्क डन होगा इस फोर्स का होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले मुझे बताना है कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
तो उसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितना आएगा इस ब्लॉक में? 8/2 या 10/2 या 6/2? क्या आएगा? 8/2 राइट में चलेगा तो राइट में कितना फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो 10/2 नहीं करना है, कितना करना है? 8/2, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्यों निकाला हमने? क्योंकि वर्क डन होता है Fs cos थीटा। अब F पता है बट S नहीं पता, तो S निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर सेकंड इक्वेशन लगा दो। साइन पता है आपको, तो S = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 इनिशियली रेस्ट पर था, 0 into 2 प्लस हाफ इंटू a कितना है? 4 into 2 into 2, 2 से 2, तो s कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आया 8 मीटर। 2 सेकंड में ब्लॉक 8 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा? अब अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फोर्स लेना है, तो क्या लिखोगे? 10 into 8 into cos 37। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है? 10, और एंगल कितना है? 37, तो कितना आएगा? 80 into cos 37 कितना होता है? 4/5, तो ये 16 टाइम्स 16 into 4 64 जूल। समझ में आया? या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो ये वाला फोर्स लग रहा है 8 into डिस्प्लेसमेंट हुआ 8, तो 8 into 8 64 जूल। समझ में आया? सही था। किसका था आंसर 64? किसका था आंसर 64? तो थीटा 0 रहेगा ना अगर 8 न्यूटन लेंगे तो? हाँ, तो थीटा 0 है ना, cos 0 1 होता है, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा 0। वेट एक मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप जो सिखाते हो वो एडवांस लेवल का होता है? दोनों। ओके सर। अभी तो बेसिक से डायरेक्ट एडवांस में सिखाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। ठीक है, बेसिक नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बेसिक है। देख लिया? अब लिखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो अभी तक फोर्स जो था वो कांस्टेंट था, जैसे इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो फोर्स जो था अभी तक क्या था? कांस्टेंट। मान लो ऐसा हो कि फोर्स वेरिएबल हो जाए, चेंज हो जाए, वेरी करे, तो फिर कैसे निकालेंगे वर्क डन? हम क्या निकालना सीख रहे हैं? वर्क कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। जब भी कोई फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी में, तो वर्क डन होता है। अभी तक फोर्स कांस्टेंट था, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जैसे एक ब्लॉक है, इस पर F फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो ये जो फोर्स था ये था कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे? F डॉट S, है ना। इसमें F क्या होता था? कांस्टेंट होता था।
है ना। मान लो फोर्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4, फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर फोर्स क्या पुट करेंगे, क्या ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे फिर? हाँ, नो सर। मान लो ये फोर्स वेरिएबल है, मान लो फोर्स है फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और इसकी वजह से मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ s, तो ये फॉर्मूला तो यूज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो क्या मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x, इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है F = 2x, मतलब x = 0 पर फोर्स 0 था, x = 1 पर फोर्स हो गया 2 न्यूटन, x = 2 पर फोर्स हो गया 4 न्यूटन। अब बताओ वर्क कैसे निकालेंगे? मैंने बोला एक ब्लॉक 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, तो आप वर्क क्या बताओगे, 4 × 2 करोगे, 2 × 2 करोगे या 0 × 2 करोगे? समझ में आया क्या? समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर जिसमें जैसे फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है फोर्स, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, वेरी कर रहा है x के साथ साथ साथ, जैसे पार्टिकल बढ़ता जा रहा है फोर्स भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? मान लो कि एक ब्लॉक था, यहाँ पर x = x1 से इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां से x = x2 तक हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स कांस्टेंट है क्या यहां से यहां तक? नहीं है, नहीं है ना। हाँ सर नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे यहां से यहां तक का? तो मैं क्या करूंगा कि मान लो मैंने ब्लॉक को, ये ब्लॉक है कि x = x पर यहां से x = x + dx इतना सा डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया। क्या इतनी सी देर में फोर्स को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं क्या? जैसे मान लो x = 1 पर फोर्स था 2 न्यूटन, x = 1.00001 पर फोर्स कितना हो जाएगा? 2.0002 इतना हो जाएगा ना। तो अगर इतना सा मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, बहुत थोड़ा सा, तो फोर्स में चेंज हुआ क्या? नो। बहुत कम चेंज हुआ, लाइक बहुत स्लाइट चेंज हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा x से मैंने x + dx हल्का सा चेंज किया, तो फोर्स भी बहुत कम चेंज हुआ। तो ऐसे फोर्स को मैं कांस्टेंट मान सकता हूं क्या? हाँ सर, मान सकते हैं। यस सर। और कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला मुझे आता है लगाना, ये वाला आता है कि नहीं आता है? हाँ हाँ, तो वर्क डन फ्रॉम x = x2, x = x + dx कितना होगा? बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, होगा कि नहीं होगा? इतना सा डिस्प्लेस करने में कितनी एनर्जी लगेगी? बहुत कम। समझ में आया क्या? हाँ, तो उस वर्क डन को मैं बोलूंगा dw, यहां से यहां तक के वर्क डन को क्या बोलूंगा मैं? dw। तो dw कितना होगा? फोर्स कितना लग रहा है? F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये छोटा सा वर्क डन है, F इनटू dx। यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ? x से लेके x + dx तक, इनमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस माइनस दिस, मतलब dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स लगा था F। समझ में आया? यस सर।
तो अब मैंने क्या किया, ऐसे छोटा सा वर्क डन निकाला, ऐसे में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे वर्क डन निकालूंगा और उन सबको ऐड कर दूंगा, तो x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक का वर्क डन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आ ऐसे जाएगा। धीरे धीरे मैं इनको खिसकाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा फोर्स को कांस्टेंट मान के, और सबका वर्क डन में ऐड करते जाऊंगा, dw प्लस dw प्लस dw। सबको ऐड करने का क्या तरीका होता है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, और डिवाइड करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमें ऐड करना है या डिवाइड करना है? ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम x, कहां से कर निकालना था मुझे, यहां से x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2 तक का वर्क डन, वो क्या होगा, वो होगा w, वो होगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ dw का इंटीग्रेशन होता है w, और dw की वैल्यू कितनी आई थी, f into dx, ये आई थी ना। और कहां से कहां तक ऐड करना है, x1 से लेके x2 तक, ये फॉर्मूला है। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स का, समझ में आया? आगे समझ में? यस सर। लिखो। हटा दूं? नो सर। Oh no, wait. लिखो लिखो। सर अभी तक तो डायग्राम ही बता। हाँ लिखो आराम से। Done sir। हम्म हाँ सर अभी हो गया। हो गया। सर नीचे का रहने दो।
तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर ये है ना, इफ F इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो ये यूज करते हैं, या फिर F dx cos थीटा। अगर फोर्स वेरिएबल हो, एक बार और लिख लो दोनों फॉर्मूले। इक्वेशन करें, एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2x, इसमें हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 2 मीटर टू x इक्वल टू 4 मीटर। ब्लॉक को 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बाय दिस फोर्स, ये हमें बताना है। सर आपने 4x लिखा है क्या फोर्स पे? F इक्वल टू 2x, F इक्वल टू 2x लिखा है। सर 12 जूल, 12 जूल। चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला, फोर्स वेरिएबल है इक्वेशन। तो हमें पता है कि अब इफ फोर्स इज वेरिएबल तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F dx फ्रॉम x1 टू x2। F कितना है 2x dx, थीटा 0 डिग्री, इस केस में थीटा कितना है, फॉर्मूला क्या होता है F dx cos थीटा भी लिख लो चलो। तो थीटा तो 0 डिग्री, cos 0 क्या है 1, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा ना इसका। समझ में आया? अरे समझ में आ गया क्या? x की वैल्यूज क्या होते हैं? x की वैल्यू 2 टू 4। इस ब्लॉक को x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक लेके आना है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिमिट लगेगी x1 की जगह 2 और x2 की जगह 4 लगेगी। समझ में आया? तो 2x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट लग जाएगी 2 से 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, 12 जूल। ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर लो। फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2x प्लस 2 एट एंगल 60 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5।
16 जून का है। कितना आ रहा है? 15 जून। आज का 15 जून। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला एफ एस कोस थीटा वेरिएबल वाला। या फिर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कोस थीटा, सेकंड वाला करेंगे, है ना। वेरिएबल फोर्स है तो फोर्स कितना है? 17.5 जूल है। 2x plus 2 into dx into cos theta cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2, है ना। तो ये 2 से ये 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x plus 1 into dx, ये बचेगा, है ना। यस सर। लिमिट लगेगी 0 से लेके 5 तक, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगेगी 0 से 5 तक, तो 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5 माइनस 0, तो 25/2 मतलब 12.5 प्लस 5 मतलब 17.5 जूल, सही आंसर है। समझ में आ गया? सर हाँ सर हाँ। आपने वो 2x वाला लिया ना, तो मैंने उसका सिर्फ f cos 60 डिग्री साइन करके किया तो भी चलेगा ना? क्या? f cos 60 डिग्री वाला कंपोनेंट लेके किया तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा ना, पहले से ही कंपोनेंट ले लो या बाद में लो, बात एक ही। ये कंपोनेंट ही जो है फोर्स का एफ कोस थीटा, समझ में आया? हटा दूं? No, sir. Wait. नो सर। हाँ लिखो। तो फोर्स अगर x का फंक्शन हो तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मास 1 kg, फोर्स लग रहा है F = 60, फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। t = 0 पर ब्लॉक रेस्ट पर था, ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर है, t = 0। हमसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय फोर्स in t = 1 सेकंड। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन t = 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये फोर्स कितना वर्क करेगा? बताओ, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? वेरिएबल। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। क्यों? Yes. सर वेरिएबल है, कैसे लगेगा? हाँ, ये फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल आएगा इसका। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। t = 1 पे नहीं कर सकते, क्या? मतलब t = 1 पे एक्सीलरेशन 6 रहेगा ना, तो वो यूज करके। तो 1 पर हम 1 पर थोड़ा ना 0 से 1 तक लगाएंगे, हम तो 1 से 1 तक थोड़ा ना लगाएंगे।
इक्वेशन ऑफ मोशन, 0 से लेके 1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन किसी एक इंस्टेंट पे थोड़ा ना लगती है, एक टाइम इंटरवल में लगती है। तो फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है? सर पर उसको इक्वेशन लगा के इंटीग्रेट किया तो यस, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इंटीग्रेशन f dx, ये यूज होगा, है ना? बट यहाँ पे फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 6t into dx, तो बताओ इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या हम? dx क्या था? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, और फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बट हम dx को हटा के dt की टर्म्स में ला सकते हैं क्या? dx को अगर हटा के मैं dt की टर्म्स में ले आऊं तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? अगर यहाँ पे dt होता तो फिर इंटीग्रेशन हो जाता। फोर्स टाइम का है तो यहाँ पे dx भी dt हो जाना चाहिए। तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? dx by dt, ये होता है ना। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v into dt। ये जो रिलेशन है dx और dt में, समझ में आया? तो यहां से मैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? 6t into v dt। और मुझे कहां से, अब ये टाइम का फंक्शन आ गया, अब टाइम की लिमिट लग जाएगी, t इक्वल टू 0 से 1 तक मुझे वर्क डन निकालना है। समझ में आया? आ गया समझ में? अब इंटीग्रेशन तो हो सकता है, बट एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि मुझे ये v नहीं पता। पहले dx को प्रॉब्लम था, dx को मैंने dt में कन्वर्ट कर दिया, बट ये v आ गया, तो मुझे v नहीं पता। तो v भी निकाल लेंगे, उसमें क्या है? अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 60, मास कितना है? 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 60। समझ में आया? ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तो v नहीं निकाल सकते, बट जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो हम क्या लिखेंगे? हमें v निकालना है, तो a को क्या लिखूंगा मैं? a इज इक्वल टू होता है dv by dt, ये होता है ना। ये तो कभी भी यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला तो। और a कितना आया? 60, तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा 60 dt। समझ में आया? समझ में आ गया? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v, और 60 का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो 6 into t स्क्वायर बाई 2, 2 से 3 टाइम्स, तो v इज इक्वल टू आ गया 3t स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आ गया? v की वैल्यू हम पुट कर दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम 0 to 1 60 into v की जगह लिख दूंगा मैं 3t स्क्वायर dt, तो 6 into 3 कितना हो जाएगा? 18 t क्यूब फ्रॉम 0 to 1 dt, 18 into t क्यूब। t की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 4 by 4, ये होगा ना, फ्रॉम 0 to 1,
तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 माइनस 0 1, 18/4 into 1 मतलब 4.5 जूल। समझ में आया? Yes, sir. तो हम फोर्स अगर x का फंक्शन हो तो भी कर सकते हैं, फोर्स अगर टाइम का फंक्शन हो तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ध्यान रखो। फोर्स अगर टाइम का फंक्शन तो क्या लिखेंगे, dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे, dx की जगह v dt लिख देंगे, फिर v यहां से ऐसे निकाल देंगे v, v पहले से निकालना है, फिर v की वैल्यू आप पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? Yes. अच्छा 1 मिनट सर। डन? No, sir. No, sir. बता दूं? हो गया सर। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। हम वर्क डन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन यूजिंग ग्राफ, ग्राफ से भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 टू x2, ये होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला आप दोनों में लगा सकते हो, फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों में लग सकता है। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो वही आ जाएगा f into x। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 टू x2, इसका मीनिंग क्या होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज एरिया अंडर कर्व। हाँ सर। ये एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व है, तो ये किसका एरिया होगा? हाँ, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है और आपसे पूछा है वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, तो उसका एरिया निकाल लो, वो यही तो होगा। तो इसका एरिया जो देगा वो एरिया होगा वर्क डन। कौन से ग्राफ का? fx ग्राफ का। समझ में आया? लिखो। सर आपने वो क्या लिखा है एरिया अंडर fx कर्व,
एफ वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होता है उसका एरिया से हमें क्या मिलता है, वर्क डन। हटा दूं? नो सर। हो गया सर। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है। फाइंड पूछा है आपसे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है ना, वेरी कर रहा है ना, 0 से 20 हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर 20 से फिर 0 हो गया। बताओ कितना वर्क डन होगा। सर आपका लेक्चर कितने बजे खत्म होगा? जो टाइमिंग गिवन है उस पर ही होगा। हुआ सर 300 है। इसका एरिया निकालना है बस, ये टोटल एरिया। ये इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू 5 इंटू 20 प्लस इसका एरिया कितना होगा, यहाँ से बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 20 प्लस इसका कितना है हाफ इंटू ये भी कितना है 5 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, मतलब कितना आया 300 जूल। आ गया समझ में? समझ में आ गया? यस सर। तो अगर ये ग्राफ नीचे होता तो नीचे का एरिया क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, तो ऊपर का वही सेम कंसेप्ट, ऊपर का पॉजिटिव एरिया, नीचे का नेगेटिव। नीचे फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ में आया? यस सर। हटा दूं? हाँ सर एक ही मिनट। हाँ, डन सर। सर नो सर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको
ऊपर थ्रो किया है, मान लो इसका मास है 2 kg, इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया है, तो हमें बताना है वर्क डन बाई ग्रेविटी टिल ऑब्जेक्ट reaches on topmost point, वहां तक का वर्क डन बताना है। समझ में आया? ऊपर तक, जब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब तक ग्रेविटी का कितना वर्क डन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बताओ। आ गया? ये कितने ऊपर तक जाएगा? हाँ ओके कर लो। कितने ऊपर तक जाएगा ये? u स्क्वायर बाई 2g से निकलता है 20 into 20 upon 2 into 10, 20 मीटर ऊपर जाएगा, है ना? अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, तो ये जब ऊपर जा रहा है तब ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है नीचे? mg, हाँ सर। है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? मास है 2 kg, तो 20 न्यूटन लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ, है ना? इनटू, चलो पूरा लिखता हूं, फोर्स mg इनटू h इनटू cos 180। थीटा 180 क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही है ना। समझ में आया? हाँ, तो थीटा कितना आएगा? ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ग्रेविटी का हमेशा नीचे लगता है, तो एंगल कितना बना? 180। तो mg कितना? 2 into g, 20 into 20 into cos 180 कितना आएगा? -1। तो कितना आया आंसर? -400 जूल। डन। तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। समझ में आया? हाँ सर। और नेगेटिव वर्क का एक और मीनिंग होता है एनर्जी गेन करना। तो ग्रेविटी ने इसकी एनर्जी गेन कर ली, बताओ वो एनर्जी कहां चली गई? इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया ग्रेविटी ने, तो बताओ एनर्जी कहां चली गई? नहीं, ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो कभी भी लॉस नहीं होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कभी भी लॉस नहीं होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतनी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया क्या? बाद में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हमने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाँ, तो वो यहीं से आता है, इसकी पोटेंशियल, जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया?
लॉस नहीं हुआ वो, और प्लस दिख रहा है। वो एनर्जी लॉस नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, क्या? सर वो एमजीएच वाला वापस बताइए ना एक बार। यहाँ पर कितना आया अभी, ऑस्मोलेरिटी कितना होता है, वर्क डन कितना हुआ माइनस mgh, मतलब इतनी एनर्जी ले ली है ग्रेविटी ने इस बॉडी से, समझ में आया? उतनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो फॉर्मूला क्या आता है, कितनी कन्वर्ट हुई mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, mgh ही तो पढ़ा है, समझ में आया? एनर्जी का लॉस थोड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ढूंढना गया वापस नीचे आएगा, तो इसके पास फिर से वही एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आया? अरे यस नो तो बोलो। हाँ सर अड़क भी रहा है और ब्लर भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग में देखना, आपका नेट सही नहीं चल रहा है, बाकी सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। Yes, sir. समझ में आया इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया? मैंने आपसे पूछा कि एनर्जी कहाँ गई, तो किसी ने बोला सर लॉस हो गई, ये एनर्जी लॉस नहीं हुई है, अगर ये एनर्जी लॉस हो जाती तो ऑब्जेक्ट वहीं हवा में रुक जाता, ऐसा होता है क्या? No, sir. हाँ, तो ये एनर्जी कहाँ गई, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, समझ में आया? फिर वापस नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, कितनी हाइट से, h हाइट से, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। Sir minus mg capital H. माइनस में क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा, क्या सर? फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे, तो एंगल कितना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, तो वर्क डन कितना आया mgh। अरे जब नीचे जाता है तब ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगा ना आंसर, हाँ सर। समझ में आया? इस बार ग्रेविटी एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, आया समझ में? हाँ सर। देख लिया? No, sir. That's sir.
वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये डिस्टेंस फिर एरो डाल के क्या लिख दिया आपने? रिलीज्ड, इसको यहां से छोड़ दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में नीचे छोड़ा था ना, इस बार इस इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ा है। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर mg sin थीटा। mgl sin थीटा, सही है। देखो mg इस पर कैसे लग रहा है, नीचे mg, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस तरफ mg का कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin थीटा, है ना? अरे पता है ना, तो यस सर। अरे एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो वर्क डन कितना होगा, इस तरफ ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है l, और इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा। mg sin थीटा into l। हाँ, तो mg sin थीटा into l, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mg into l sin थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ, अब मुझे इस ट्रायंगल में बताओ, इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h by l। तो sin थीटा की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg into l into sin थीटा की जगह मैंने h by l लिख दिया, l से l कैंसिल, तो वर्क डन कितना आया, mgh। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने h हाइट से रिलीज किया था इसको, तब भी वर्क डन कितना आया था, mgh। और इस वाले क्वेश्चन में ये ऐसे चला था ऑब्जेक्ट h हाइट से, तब भी वर्क डन mgh आया। तो इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है क्या ग्रेविटी का वर्क डन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। दोनों केस में आंसर हाइट पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, h हाइट से अगर आपने छोड़ा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होगा, चाहे वो कैसे भी जाए, सीधे सीधे जाए या घूम के जाए, टेढ़ा जाए, ऐसे ऐसे रैंडम जाए, h हाइट से छोड़ा है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। कितना आएगा वर्क डन, हाँ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, फिर से सुनो, ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन, देखो मैंने दो क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन मैंने सिंपल ड्रॉप कर दिया h हाइट से, वर्क डन कितना आया mgh, कितना वर्क डन आया mgh, और एक क्वेश्चन में मैंने इंक्लाइन प्लेन पर h हाइट से छोड़ा है तो भी वर्क डन mgh ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So it means work done by gravity does not depend upon path, path पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों क्वेश्चन में सेम तो वर्क डन आया है। So ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसको, समझ में आया, बाद में लिखवाऊंगा ये डेफिनेशन, अभी सुन लो बस, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर से पढ़ाऊंगा। कंजर्वेटिव दो टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका सॉरी उल्टा बोला मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। समझ में आया? लिख लो। सर वापस एक बार समझाओ ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस नेट चला गया। कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जिसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो mg, अगर मैंने इसको एच हाइट से ड्रॉप किया तो भी वर्कडन mgh आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर सेम हाइट से ड्रॉप किया तो भी वर्कडन mgh आ रहा है। समझ में आया? हाँ हाँ। लिख लिया? लिख लिया? हटा दूं? अब लिखो सो वर्क, एनर्जी और पावर में वर्क कंप्लीट हो गया। अब लिखो एनर्जी, एनर्जी लिखो। देखो वर्क क्या होता है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो वर्क करता है वो एनर्जी देता है, और जिस पे वर्क करते हैं वो एनर्जी लेता है। तो जिसने वर्क किया उसका वर्क होता है पॉजिटिव, जिस पर वर्क हुआ उसका वर्क हुआ नेगेटिव। जो एनर्जी लेता है उसके लिए वर्क नेगेटिव होता है, और जो एनर्जी सप्लाई करता है उसके लिए वर्क पॉजिटिव होता है। ध्यान है सब? ये सब पता है ना? अब मुझे बताओ, वर्क करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। मान लो मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं वर्क कर पाऊंगा क्या? No. तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना बॉडी वर्क कर पाएगी। मुझे बताओ, दो बॉल है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी? ऊपर वाले के पास है नीचे वाले के पास? दोनों का मास सेम है। हाँ, क्योंकि इसके पास ज्यादा कैपेसिटी है। जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक रखा, बताओ कौन सी वाली बॉल ज्यादा कंप्रेस करेगी ब्लॉक को, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली। मतलब ऊपर वाले के पास ज्यादा कैपेसिटी है वर्क करने की। मतलब ऊपर वाली बॉल के पास ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है? आपने कैसे बताया ऊपर वाली बॉल ज्यादा करेगी? आपने स्पीड देख के बताया। स्पीड और वर्क करने के लिए क्या चाहिए? कंप्रेस करना मतलब वर्क करना, एनर्जी चाहिए। तो आपको पता लग गया ऊपर वाले के पास ज्यादा एनर्जी है। समझ में आया क्या? सो एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा कोई भी बॉडी वर्क कर सकती है। समझ में आया? लिखो। सर एक बार बता दो ना वापस, मेरा नेट चले गया। वही बता रहा हूं, लिखो डेफिनेशन। एनर्जी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है? जितनी ज्यादा, दोनों बॉल में किसके पास ज्यादा एनर्जी है? ऊपर वाले के पास, तो ये ज्यादा कंप्रेस करेगी। समझ में आया? इट इज द एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। लिखा? लिखा?
यस सर। अब लिखो टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। पहले लिखे एनर्जी लिखा, उसमें लिख लेना इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट वही अर्ग, जो वर्क यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। लिखा अब लिखो टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो एनर्जी में ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उससे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। जैसे मान लो मैंने इस बॉल पर फोर्स लगाया तो ये चलने लग जाएगी, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो वर्क किया तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आ गई। या फिर मैंने इस बॉल पर फोर्स लगाया ऊपर और इसको लिफ्ट कर दिया, यहां पर लेके आ गया, यहां पर भी रेस्ट पर थी, यहां पर भी रेस्ट पर है, बट मैंने फोर्स लगा के कोई वर्क तो किया, तो एनर्जी तो ट्रांसफर हुई है। बताओ कहां गई एनर्जी? हाँ, वो स्टोर हो गई है, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई है, और उस स्टोर्ड एनर्जी को ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब भी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो उस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो मैंने एक ब्लॉक था स्प्रिंग से कनेक्टेड, अभी ये नॉर्मल नेचुरल लेवल पर है, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया यहां से यहां तक, ऐसे। अब इसको कंप्रेस करने के लिए कुछ वर्क किया होगा, है ना? मतलब कोई एनर्जी लगाई होगी। बताओ एनर्जी कहां चली गई? हाँ, वो भी इसके अंदर स्टोर्ड है। जब भी किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। या तो आप किसी बॉडी को ऊपर ले जाके रख दो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। कैसे स्टोर्ड है? जैसे ही छोड़ोगे नीचे आ जाएगी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड है, अपने आप नीचे आ जाएगी। या फिर जैसे इस ब्लॉक को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे ही छोड़ोगे ब्लॉक फिर से इधर आएगा, मतलब इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग के अंदर, इसको बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब ब्लॉक को लिफ्ट करेंगे ऊपर उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या तो बॉडी चलने लग जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी का लॉस भी हो जाता है सराउंडिंग में। होता है कि नहीं होता है? तो जब भी हम वर्क करते हैं तो तीन तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या तो काइनेटिक एनर्जी में, या फिर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर सराउंडिंग में एनर्जी लॉस हो जाती है। समझ में आया क्या? हाँ, तो लिखो टाइप्स ऑफ एनर्जी में लिखो, there are three ways in which energy can be classified. There are three ways in which energy can be classified. बोर्ड पे लिखा हुआ लिखना है कि नहीं? क्या? जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ लिखना है? नहीं, अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ ये लिखो there are three ways in which energy can be classified. There are three ways in which energy can be classified. फर्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी।
फर्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ड्यू टू मोशन इन ए बॉडी। जब भी बॉडी चलने लग जाती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पता होगा ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? तो हाँ सर पता है। हाफ mv²। m इज मास ऑफ द बॉडी, v इज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है। लिखा है तक? सेकंड लिखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इट इज, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म में होती है। इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be used for doing work। हमेशा स्टोर्ड एनर्जी से ही तो हम वर्क करते हैं। समझ में आया क्या? कोई भी बॉडी वर्क कौन सी एनर्जी से करती है? स्टोर्ड, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे मान लो ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, इसको मुझे कंप्रेस करना है तो वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना? जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इसको मुझे ऐसे कंप्रेस करना है, तो अगर मैं इसको एक बॉल इसके ऊपर से रिलीज कर दूं, ये बॉल को मैं रिलीज कर दूं, तो बताओ ये कंप्रेस होगी कि नहीं होगी? स्प्रिंग यहां से छोड़ दो, होगी। मतलब बॉल के पास कोई एनर्जी स्टोर्ड है तभी तो उसने वर्क किया। समझ में आया क्या? हाँ, तो बताओ कौन उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। समझ में आया? हाँ सर। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने पहले से स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ था, ये स्प्रिंग को मैंने ऐसे यहां से पकड़ के ऐसे पकड़ा हुआ है नीचे से, ठीक है, कंप्रेस है। इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। मान लो मैं कैंची से इस स्प्रिंग को काट दूं तो क्या होगा? ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक को ऊपर किसने भेजा? पोटेंशियल एनर्जी जो हाँ, इसके अंदर स्टोर्ड थी वो, इस स्प्रिंग के अंदर क्या थी? वो स्टोर्ड। तो पोटेंशियल, जब भी कहीं पर एनर्जी स्टोर्ड हो तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो स्टोर्ड थी इस बॉल के अंदर, वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। समझ में आया? तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। इसने भी वर्क किया, इसने भी वर्क किया। आया समझ में? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आगे समझ में? लिखो ये। हो गया सर। थर्ड लिखो डिसिपेटेड एनर्जी। Energy which is lost to the surrounding।
in the form of heat and sound. समझ में आया कि कभी कभी एनर्जी लॉस, कभी कभी हमेशा कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस हो जाती, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी. And once it is lost, it cannot be retrieved to the system. एक बार एनर्जी लॉस हो गई, जो एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो गई वो फिर से थोड़ा मिल सकती है बॉडी को, कि मिल सकती है, हाँ, वो फिर से नहीं मिल सकती. तो ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? डिसिपेटेड एनर्जी. समझ में आया? यस सर. सो जब भी वर्क डन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है. हटा दो ये. नो सर. नो सर. हाँ लिखो. जब भी वर्क डन होता है, वर्क डन इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. समझ में आया? अब एनर्जी का ट्रांसफर तीन तरीके से हो सकता है. फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, या तो बॉडी चलने लग जाए या उसकी स्पीड बढ़ जाए, है ना, या कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. में वर्क हमने जो भी किया उससे उसका एनर्जी ट्रांसफर किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी. या फिर स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर हो जाए in the form of potential energy. तो stored potential energy का क्या यूज होता है? इससे हम बाद में वर्क कर सकते हैं. ये हटा दो नीचे का. नो सर. अब तो लिख दिया होगा. सर लास्ट की लाइन रह गई थी और सब ब्लर हो कहाँ तक लिखा बोलो? सर लास्ट की लाइन हीट एंड साउंड के बाद. हाँ, फिर लिखना once it is lost it cannot be retrieved to the system. रिट्रीव मतलब वापस से सिस्टम को नहीं मिलती हो. ओके सर. तो वर्क डन मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तीन तरीके से हो सकता है. टाइप्स ऑफ एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी, बॉडी चलने लग जाए, स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए. स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या तो बॉडी ऊपर चली जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, या फिर जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए या एक्सटेंड हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. या फिर थर्ड, डिसिपेटेड एनर्जी मींस लॉस्ट टू द सराउंडिंग. इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड. समझ में आया? और ये जितनी एनर्जी है जो डिसिपेटेड एनर्जी है, ये एक बार लॉस हो गई तो फिर से हमें नहीं मिलती है. समझ में आया? यस सर. लिख लो. डन. अब लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. सर ये आज का लास्ट टॉपिक है क्या? तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है अनीश? सर क्यों? सर वो प्रोजेक्ट का. क्या प्रोजेक्ट है? सर वो हम लोग को पीपीटी बनाने का था. तो बना लो ना, उसमें क्या है?
सर कल ही समझी सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो टॉपिक का नाम क्या बोला? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ सर। अगर मैं इसमें इनटू मास और डिवाइड बाय मास कर दूं तो ये बन जाएगा एम वी का होल स्क्वायर बाय 2m। एम वी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम वाला तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन होता है। इस पे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो बस। जैसे मोमेंटम को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। समझ में आया? या फिर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स। ठीक है, लिख लो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, वो बड़ा टॉपिक है, अभी नहीं करेंगे वैसे भी। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे मींस। ठीक है, ओके सर। लिखो। सर हाँ, मैंने वापस शॉर्ट में समझाना। क्या चीज ये? हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें मैंने मल्टीप्लाई बाय एम और डिवाइड बाय एम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो m इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम, ये बचा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है,